नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार इलेक्शन रिजल्ट 2 लेयर की सुरक्षा में ईवीएम वीवीपैट मतगणना के लिए 46 केंद्र बने, गाइडलाइन किया जारी। दिल्ली ब्लास्ट कार में मौजूदा डॉक्टर उमर का डीएनए मैच, धमाके का सबसे क्लोज सीसीटीवी वीडियो मिला। दिल्ली से बड़ी खबर, सांसदों के अपार्टमेंट में लगी आग, भेजनी पड़ी दमकल की 8 गाड़ियां। सासाराम के मतगणना केंद्र में देर रात ट्रक घुसने पर बवाल, आरजेडी ने लगाया वोट चोरी का आरोप। निर्मला सीतारमण के नाम पर धोखाधड़ी, साइबर फ्रॉड की चपेट में आई बुजुर्ग महिला। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कल शुक्रवार को आने हैं। इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने बीते बुधवार 12 नवंबर 2025 को कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है। मतगणना शुक्रवार 14 नवंबर 2025 को राज्य के सभी 38 जिलों में स्थापित 46 केंद्रों पर की जाएगी। मतदान में प्रयुक्त ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को 2 स्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है। स्ट्रांग रूम परिसर की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेज को सौंपा गया है, जबकि बाहरी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला पुलिस को दी गई है। इसके अलावा 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी और अन्य सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक स्ट्रांग रूम परिसर में एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है, जहां वरिष्ठ अधिकारी लगातार ड्यूटी पर रहेंगे। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रतिदिन स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने का निर्देश भी दिया गया है। मॉकपोल के दौरान या मतदान के समय दोषपूर्ण पाई गई ईवीएम और वीवीपैट के साथ साथ प्रयुक्त मशीनों को अलग से सुरक्षित रखा गया है। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी का डीएनए मैच हो गया है। जांच टीमों को कार से उमर के दांत, हड्डियां, खून लगे कपड़े के टुकड़े और पैर का हिस्सा मिला था, जो स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच फंसा था। ये सभी सैंपल उमर की मां के डीएनए से मैच हो गए हैं। इधर देर रात ब्लास्ट का सबसे क्लोज सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 10 सेकंड के वीडियो में नजर आ रहा है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के सिग्नल पर 20 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी थी। शाम करीब 6:51 पर सिग्नल ग्रीन हुआ। जैसे ही गाड़ियां आगे बढ़ी, i20 कार में ब्लास्ट हो गया। जोरदार धमाके से आग की लपटें उठी, आसपास की ज्यादातर गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इधर केंद्र सरकार ने दिल्ली कार ब्लास्ट को आतंकी हमला माना है। बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में टेरर अटैक पर प्रस्ताव पारित किया गया है। वहीं दिल्ली धमाके में पुलिस को एक लाल इको स्पोर्ट्स कार के शामिल होने का भी जानकारी मिली थी। करीब 10 घंटे जांच के बाद यह कार हरियाणा के खंदावली गांव में लावारिस मिली। कार का रजिस्ट्रेशन ब्लास्ट के मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी के नाम पर है। फिलहाल फॉरेंसिक और एनएसजी टीम कार की जांच कर रही है। 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट में 12 लोग मारे गए थे, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और घायलों का इलाज भी जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हादसे की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां मध्य दिल्ली क्षेत्र में स्थित सिंधु अपार्टमेंट में आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक आग बुधवार की शाम को लगी, जिसकी सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस ने एक्शन लिया। इसके बाद दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के लिए भेजी गई। आपको बता दें कि मध्य दिल्ली क्षेत्र में स्थित सिंधु अपार्टमेंट में देश के कई सांसदों के आवास भी हैं। दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि सिंधु अपार्टमेंट में आग जो लगी है, उसकी घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। अधिकारी ने बताया कि उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर स्थित बिजली बोर्ड में आग लगने की घटना की सूचना रात 8:44 पर मिली। ये अपार्टमेंट बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित है। अधिकारी ने कहा कि हमने 8 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी और रात 9:15 पर आग बुझा दी गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद अब मतगणना का इंतजार किया जा रहा है। इससे पहले रोहतास जिले में खाली बक्सा लदे ट्रक को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।
बिहार की विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने आरोप लगाया है कि सासाराम के मतगणना केंद्र में ईवीएम से भरा एक ट्रक बिना किसी सूचना के कैसे घुस गया। इसको लेकर आरजेडी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। आरजेडी के आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक वीडियो शेयर कर कई सवाल खड़े किए गए हैं। पूछा गया है कि कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम रोहतास जिले के मतगणना केंद्र बिना किसी पूर्व सूचना और पारदर्शिता के जिला प्रशासन द्वारा क्यों घुस गया। ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया। 2 बजे से यहां सीसीटीवी कैमरा का फीड क्यों बंद रहा। इसी के साथ आरजेडी ने मांग की है कि पूरा फुटेज जारी किया जाए और ट्रक के अंदर क्या है यह प्रशासन को बताया जाए। इसको लेकर आरजेडी ने बिहार चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग को भी टैग कर स्पष्टीकरण का भी मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर सही बात सामने नहीं आती है तो कथित वोट चोरी को रोकने के लिए हजारों लोग मतदान केंद्र तक पहुंच जाएंगे। कल शाम में हम लोग को जानकारी मिली कि इस तरह की बात उठ रही है कि बाजार समिति तकिया में ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही थी। ये सूचना प्राप्त होने के पश्चात हम लोग के द्वारा हम लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ पे पाया गया कि एक ट्रक जो है वो बाजार समिति में 759 में घुसा था। उसका पुलिस के द्वारा प्रॉपर चेकिंग करके लॉगबुक एंट्री किया गया था। लॉगबुक एंट्री में उसमें लिखा हुआ था कि खाली बक्सों से भरा ट्रक है। उसके पश्चात वहाँ पे जो अभ्यर्थी, उनके जो कैंडिडेट्स, उनके जो ऑथराइज्ड वहाँ पे पर्सनल थे वो लोग भी उपस्थित थे। उनके समर्थक भी भारी संख्या में वहाँ उपस्थित थे। डीएमएम द्वारा बताया गया इसमें 3 लेयर की सिक्योरिटी है। फर्स्ट लेयर जो है जिला पुलिस है, उसके बाद बीएसएफ बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस है, उसके बाद सीएपीएफ है। और जो बीएसएफ का सिक्योरिटी है वहाँ से कॉर्डन है, वहाँ से पूरा सीसीटीवी का कैमरे का कवरेज है। तो ये जो वाहन की बात बताई जा रही है, जो लोग वहाँ थे उनके द्वारा भी बताया गया है, इस बात की पुष्टि की गई कि वाहन को जब से देखा गया है तब से उन लोगों ने उसको रोक के रखा। उन्होंने इस बात को की मांग की कि गाड़ी को बाहर नहीं निकाला जाए, हमारे सामने चेक किया जाए। जो उनके सामने चेक किया गया है, उस वाहन की प्रॉपर एंट्री की गई, वो भी उनके द्वारा सत्यापन किया गया। उसके बाद भी जो एंट्री हुई है, सारा एंट्री ऑन रिकॉर्ड है। और जो गेट जहाँ से मतलब बीएसएफ का है और स्ट्रांग रूम है, वो कम्प्लीटली सीसीटीवी से कवरेज है। उसका नॉन स्टॉप अनइंटरप्टेड ट्रिपल लेयर उस पर बैकअप है। जो स्क्रीन है उसके लिए अलग बैकअप है, सीसीटीवी के लिए अलग बैकअप है। और वहाँ प्रॉपर कंट्रोल रूम है जहाँ अभिकर्ता जो उनके द्वारा ऑथराइज हो, कैंडिडेट्स उनके लिए रहने का भी इंतजाम है, जो वहाँ बैठ कर लगातार उसको देखते हैं। जो वाहन है उसने वो लेयर कभी पार ही नहीं किया है। वो उसने मतलब जो सेकंड थर्ड लेयर है उसको वाहन ने क्रॉस ही नहीं किया है, ये स्पष्ट है। वो सीसीटीवी फुटेज जो कैंडिडेट है वो या उनके ऑथराइज पर्सन जाके कभी भी देख सकते हैं। उसके लिए उनको ऑलरेडी बताया भी गया है जो लोग वहाँ थे कि आप जाकर सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, उसका टाइमिंग, उसका ड्यूरेशन जो भी आप चाहे चेक कर सकते हैं ऑथराइज तरीके से। सर, सासाराम के राजद विधायक के द्वारा कहा जा रहा है कि उन पर लाठीचार्ज किया गया है। ये पूर्णतः गलत है। आप सब जो वहाँ आप सबको पता है कि वहाँ बहुत सारे लोग थे, सब लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो किसी के ऊपर कोई बल प्रयोग नहीं किया गया, न ऐसा कोई निर्देश था, न ऐसा कुछ था। वहाँ अर्धसैनिक बलों की जब कंपनी आई हैं, उनके आने पर उनके गाड़ी से उतरने पे कुछ लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। जो सीसीटीवी फुटेज भी कई न्यूज चैनल पर शेयर किया गया कि लोग भागते हुए दिख रहे हैं। राजकोट ग्रामीण एलसीबी ने उपलेटा में एक 4 पहिया कार से विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त की है। गुप्त सूचना के आधार पर गांधी चौक इलाके में कार्रवाई की गई, जहां पुलिस ने कार से 470 विदेशी शराब की बोतलें बरामद की है। इस मामले में 2 लोगों को जैतपुर निवासी इमरान लखानी और रसूल पाड़ा निवासी नवाज कुरैशी को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने कार, मोबाइल फोन और करीब 4,49,250 रुपए की संपत्ति भी जब्त की है। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शराबबंदी वाले राज्य गुजरात में यह एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। राजकोट जिले के धोराजी में 2 नशेड़ियों द्वारा सरेआम एक दूसरे को पीटने का वीडियो सामने आया है। गुजरात में शराब पर प्रतिबंध है, लेकिन हर जगह शराब बांटी जा रही है और लोग बड़ी मात्रा में इसे पी रहे हैं। आज धोराजी शहर के बीचों बीच 3 दरवाजे के पास और आजाद चौक में 2 नशेड़ियों द्वारा सरेआम शराब पीने का वीडियो सामने आया है। धोराजी ने सरेआम देशी शराब पीकर पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। उनकी अपनी हेकड़ी सामने आ गई है। धोराजी पुलिस व्यवस्था ऐसे कृत्य करने वाले को कानून का ज्ञान क्यों दिलाएगी, यह एक बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में दिल्ली बम ब्लास्ट को आतंकी घटना करार देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया है।
इस आतंकी घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा की गई एक कायराना हरकत करार दिया गया है। कैबिनेट ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता दोहराई है और इसके दोषियों पर कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली आतंकी घटना की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है और पीड़ितों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। कैबिनेट बैठक में लाल किले के पास कार विस्फोट की आतंकी घटना में हुई मौतों पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मरे हुए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया है। कैबिनेट ने जोर देकर कहा कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता बनाए रखेगी। कैबिनेट ने इस घटना की जांच बेहद तत्परता और पेशेवर ढंग से करने के लिए निर्देश भी दिए हैं ताकि इसके दोषियों और उनके सहयोगियों और प्रायोजकों की पहचान करके जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जा सके। बताया गया है कि इस मामले की सरकार के सर्वोच्च स्तर से लगातार निगरानी की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बुधवार नवंबर 2025 को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और ठाणे जिले में 13 ठिकानों पर छापेमारी करके कार्रवाई को अंजाम दिया था। मुंबई में यह छापेमारी की कार्रवाई वर्ली और डोंबिवली समेत कई जगहों पर की गई। मामला पूर्व लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड के निदेशक राजेंद्र लोढ़ा से जुड़े 85 करोड़ रुपए की कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस का है। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी की यह कार्रवाई लोढ़ा डेवलपर्स की ओर से दर्ज कराई गई एक एफआईआर के आधार पर की गई है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि राजेंद्र लोढ़ा ने साल 2013 में और 2025 के बीच अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कंपनी को करीब 85 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। यह नुकसान कथित तौर पर जमीन सौदे, कम कीमत पर प्लॉट बेचने और फर्जी खरीदारी के जरिए किया गया है। उत्तराखंड सरकार प्रदेश कैबिनेट की बैठक में देवभूमि परिवार योजना लागू किए जाने का बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तराखंड में देवभूमि परिवार योजना लागू होगी। देवभूमि परिवार योजना के तहत उत्तराखंड में रह रहे परिवारों की आईडी बनेगी। प्रदेश कैबिनेट की हुई बैठक में कल यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा 12 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक में 12 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन के मामले में मंत्रिमंडल की उप समिति गठित होगी जो 2 महीने के भीतर देगी अपनी रिपोर्ट। राजकोट जिला सहकारी बैंक के किसान सदस्यों के लिए विशेषकृत निरीक्षण और योजना हाल ही में हुई भारी बेमौसम बारिश से हुए नुकसान से किसान सदस्यों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए दिया गया है। राजकोट जिला सहकारी बैंक लिमिटेड ने एक विशेष ऋण योजना तैयार की है। मंडल के माध्यम से ऋण लेने वाले राजकोट और मोरबी जिले के लगभग 2,25,000 किसान सदस्यों के लिए 1,300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है और 1 वर्ष में की अवधि के लिए 0% ब्याज पर 12,500 रुपये प्रति हेक्टेयर और अधिकतम 65,000 रुपये का कृषि ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। जिला बैंक के युवा अध्यक्ष जयेश रादड़िया ने बताया कि किसानों को 0% ब्याज पर यह कृषि ऋण प्रदान करके बैंक किसानों की ओर से लगभग 100 करोड़ रुपए का खर्च वहन करेगा। सूरत की आरएफओ सोनल सोलंकी फायरिंग केस में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। सोनल सोलंकी फायरिंग केस के संदिग्ध आरोपी और घायल महिला के पति निकुंज गोस्वामी हिरासत में लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि निकुंज गोस्वामी ने सूरत की कठोर कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश की थी, लेकिन ग्रामीण पुलिस ने कोर्ट परिसर से ही निकुंज गोस्वामी को हिरासत में ले लिया और उसकी अर्जी को खारिज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इसकी गिरफ्तारी की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आगरा में कंगना रनौत के खिलाफ किसानों के अपमान और राजद्रोह का केस चलेगा। स्पेशल जज एमपी एमएलए लोकेश कुमार की कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने कंगना के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने कहा कि जिस निचली अदालत ने कंगना के केस को खारिज किया था उसी कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 10 नवंबर सोमवार को कोर्ट कंगना के वकीलों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कंगना के खिलाफ बीएनएस की धारा 356 और 152 में केस चलेगा। कंगना हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद हैं। उनके खिलाफ किसानों के अपमान और राजद्रोह का केस दायर किया गया था। कंगना आज तक कोर्ट में पेश नहीं हुई। उनको 6 समन जारी हो चुके हैं। दरअसल वकील रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को कंगना रनौत के खिलाफ कोर्ट में राजद्रोह का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि कंगना ने 26 अगस्त 2024 को एक इंटरव्यू में किसानों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसमें लाखों किसानों की भावनाओं को ठेस पहुंची थी।
चौक बाजार पुलिस ने हाइब्रिड गांजा बेचने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जो कहानी सामने आई है उसने सबको चौंका दिया है। मुख्य आरोपी जीतू धामेलिया अपने बेटे को जर्मनी में MBA करवाना चाहता था। पैसे की कमी पूरी करने के लिए उसने अपनी दुकान गोल्डन जोन सेंटर को ड्रग्स बेचने का ठिकाना बना दिया। पुलिस की जांच में पता चला है कि यहाँ युवाओं को गुप्त रूप से हाइब्रिड गांजा बेचा जाता था। दूसरा आरोपी ध्रुव पटेल BCA का छात्र एटीकेटी आने के बाद शॉर्टकट के चक्कर में वाचेटिया बन गया। तीसरा आरोपी जय मावाड़ी स्कॉटलैंड में MBA में फेल हुआ और वापस आकर सप्लायर बन गया। वह अमेरिकी मोबाइल नंबर से ड्रग्स नेटवर्क चलाता था ताकि पुलिस उसे ट्रेस ना कर सके, लेकिन एक गलती ने सब भांडाफोड़ कर दिया। जय ने एक पेमेंट भारतीय नंबर पर ली और पुलिस ने पूरे नेटवर्क को पकड़ लिया। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी सूरत पुलिस ने नो ड्रग्स मिशन की बड़ी सफलता मानी जा रही है। यह केस एक सबक है। शिक्षा और महत्वाकांक्षा अच्छी है, लेकिन शॉर्टकट की लालच विनाश की जड़ बन जाती है। दिल्ली समेत देश के कई राज्य में अब ठंडी पड़ने लगी है। लोगों ने सुबह और शाम गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने 13 नवंबर तक दक्षिण भारत में भारी बारिश और उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का अनुमान जताया है। तापमान में गिरावट के साथ ही कई इलाकों में तापमान में गिरावट आ सकती है। उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर मध्य महाराष्ट्र के मैदानी इलाकों में अगले 4 से 5 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इन राज्यों में शीतलहर की चेतावनी मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजधानी में 15 नवंबर तक शीतलहर जारी रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान शीतलहर चलने की संभावना है। इसके अलावा झारखंड और ओडिशा में भी शीतलहर का अलर्ट जारी है। महाराष्ट्र सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक और संवेदनशील फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब ट्रांसजेंडरों को सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए अलग से मेडिकल सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होगी। अब राष्ट्रीय पोर्टल से जारी ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट और ID कार्ड को ही मेडिकल सर्टिफिकेट के बराबर मान्यता दी जाएगी। यह निर्णय राज्य के कई योजनाओं पर लागू होगा, जैसे संजय गांधी निराधार आनंद योजना, श्रवण बल सेवा पेंशन योजना और केंद्र प्रायोजित योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन योजना। इस फैसले के पीछे है डॉक्टर सानवी जेठवानी और सामाजिक कार्यकर्ता शिवानी गजबार, जिनके निरंतर प्रयासों से यह बदलाव संभव हुआ है। डॉक्टर सानवी ने इस मुद्दे पर लगातार व्यवहार किया था और अंततः सरकार ने उनकी पहल को स्वीकार किया। इस फैसले से ट्रांसजेंडर समुदाय में खुशी और राहत का माहौल है। पलसाना थाने की एक घटना सामने आई है। थाने में रखी गाड़ियों में अचानक आग लग गई। जानकारी के मुताबिक आग में करीब 40 दोपहिया वाहन जलकर खाक हो गए। आग लगने वाले वाहनों में इको कार और आइसर टेम्पो भी शामिल थे। बारडोली, पलसाना, PIPL समेत 4 दमकल टीमें मौके पर पहुंची हैं। भारत और अमेरिका के राजनीतिक संबंधों में भले ही खटास जारी है, लेकिन रक्षा सहयोग पटरी पर आता दिखाई पड़ रहा है। मालाबार युद्धाभ्यास के बीच नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी 6 दिवसीय अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। उनकी यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच नौसेना के बीच मजबूत और अस्थायी समुद्री साझेदारी को मजबूत करना है। नौसेना प्रमुख इस यात्रा के दौरान अमेरिकी युद्ध रक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों के अलावा इंडो पैसिफिक कमान के कमांडर एडमिरल सैमुअल जे पपारो और वीओस के पैसिफिक फ्लीट के कमांडर एडमिरल स्टीफन टी कोहलर से भी मुलाकात करेंगे। ये बातचीत दोनों नौसेनाओं के बीच चल रहे समुद्री सहयोग की समीक्षा, स्तरीय परिचालन संबंधों को बढ़ाने और सूचना साझा करने और समुद्री क्षेत्र जागरूकता के तंत्र को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने की आशा जताई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट भी किया है। दोनों नेताओं की ये मुलाकात नियाग्रा में G7 के स्तर पर हुई थी। एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी के लिए अनीता आनंद को बधाई दी है और नए रोड मैप 2025 के प्रगति की सराहना भी की है। उन्होंने कहा, हम अपनी द्विपक्षीय साझेदारी और मजबूत होने की आशा करते हैं। अनीता आनंद ने भी X पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और लोगों के बीच संबंधों पर सहयोग के बारे में चर्चा की है।
विदेश मंत्रालय ने कहा G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री की भागीदारी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ काम करने की भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तो ये रही अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।